नाउ फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक अपोजिट फोर्स होता है, इतना ही याद रखिए। फ्रिक्शन एक अपोजिट फोर्स होता है। फ्रिक्शन 3 टाइप्स में होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको हम डायनामिक भी कहते हैं। तो हमारा स्टैटिक फोर्स क्या होता है? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि अगर कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ पे रेस्ट में है, उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन को मोशन में लाने के लिए चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मोशन में आ जाए, मतलब लिमिट, समझ रहे हैं आप? लिमिटिंग, तो एक इतनी लिमिट होनी चाहिए कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन को मोशन में ले आए। लॉज है कुछ लिमिटिंग फ्रिक्शन के, देख लेते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड है लिमिटिंग और लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का, वो किस पर डिपेंड रहता है? सरफेस के नेचर में, और मतलब सरफेस के नेचर पे कि वो रफ में है या स्मूथ में है, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, वो उसके साइज और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ उसकी सरफेस पे डिपेंड करता है। क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेकंड क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज टेंजेंशियली टू द सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी वुड स्टार्ट मूविंग। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो टेंजेंशियली मतलब पैरेलल होता है सरफेस के, जो सरफेस उसके कांटेक्ट में रहती है, और उसके जो डायरेक्शन है, इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन वो अपोजिट रहता है। डायरेक्शन किस डायरेक्शन के? जिसमें वो बॉडी मूव कर रही है। फॉर द गिवन सरफेस द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को आप N से भी डिनोट कर सकते हैं, R से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के, फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमारा R जो है, अगर हम कांस्टेंट का साइन हटाएंगे तो हमारा ये म्यू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये याद रखिए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ना डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक से आप समझ रहे हैं कि वो चीज़ मोशन में आना चाहिए, तो ऐसा फोर्स जो कि अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। ठीक है, तो समझ रहे हैं। स्टैटिक में रेस्ट होता है, लिमिट में स्टैटिक फ्रिक्शन को हटाने के लिए जितनी लिमिट हमें चाहिए होता है उसमें फोर्स, वो हमारा फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। और डायनेमिक में जो चीज़ मोशन में होती है उसको रोकने के लिए जो फोर्स लगता है वो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? Fk से। और इसका 2 टाइप्स के होते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग से आप समझ रहे हैं, अगर कोई सॉलिड बॉडी स्लाइड पे है तो वो स्लाइड करते हुए नीचे आएगी। जैसे कि यार हैवी रेक्टेंगुलर बॉडी है, वो स्लाइड कर दी गई है किसी फ्लाईओवर से, तो वो स्लाइड करते हुए कुछ इस पोजीशन में फिर वो नीचे आएगी। और रोलिंग में समझ ही रहे हैं कि इट कम्स इनटू अ प्ले व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस, वो रोल करते हुए आएगा, तो वो हमारा जैसे कि मोशन ऑफ द व्हील, हमारा क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन है। नोट में देख लीजिए, रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। इट इज़ ईजियर टू रोल अ बॉडी देन देन टू स्लाइड। तो बॉडी को रोल करते हुए ले जाना ईजी होता है स्लाइड करते हुए जाने से। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट क्या हो गया? जैसे कि सिंपल हो गया, Fk इज इक्वल्स टू म्यू के आर। ठीक है, ऐसे हमारा ऊपर हमने लिमिटिंग का पढ़ा था। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सेम ही है, अगर आप देखें तो इसे एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस आर। ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हम ऊपर पे थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, ये वही है। तो अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं जल्दी से। तो जैसे कि पहले मैं बता दूं, अगर 2 वेक्टर्स हैं हमारे, जैसे कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? वो हमेशा उसके बीच में से हो जाएगा, वो हमारा उसका रिजल्टेंट होता है। ठीक है, तो एक इट इज़ द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एंड नॉर्मल रिएक्शन आर। तो देखो, जैसे कि इस डायग्राम में देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स किस तरफ लग रहा है? इस तरफ इस पर फोर्स लग रहा है। ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है, ये इसका वेट है, और इसका फ्रिक्शन फिर अपोजिट साइड ही लगेगा, तो इसका फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, तो जैसे कि ये कह रहा है कि इट इज़ द
रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन, तो इसका रिजल्टेंट ये निकल ही आया, ठीक है, जैसे मैंने बताया, तो ये दो का बीच में ये हमारा रिजल्टेंट फ्रिक्शन आ गया, ठीक है। तो एंड द डायरेक्शन मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, तो इसके मतलब आर और बी, एंगल बी के मिडिल में जो ये बना रहा है एंगल, वो हमारा क्या है, थीटा, ठीक है। तो हमें यही निकालना है, ये हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे देख लेते हैं जल्दी से। तो हम इसे ए को बी से ज्वाइन कर लेंगे, इधर ए से ज्वाइन हो गया, और बी को सी से ज्वाइन कर लेंगे। तो देखो ये फोर्स हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने पैरेलल ड्रॉ किया है, तो ये हमारा एफ आ जाएगा यहाँ पे भी। अब इस वाले टर्म को और इस वाले को देखो, इस ट्राइंगल को, सिर्फ ये छोटा वाला, ठीक है। तो तुम्हारे परपेंडिकुलर और क्या बन गया, परपेंडिकुलर और बेस, वो कौन से उसमें लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो tan में, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ, यहाँ से ये एफ हो गया, एफ अपॉन आर, तो एफ अपॉन आर हो गया, और एफ अपॉन आर हमने किसके इक्वल देखा था, म्यू के इक्वल देखा था। तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया यहाँ से। थीटा निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, tan -1 म्यू, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो हमारा सर्कुलर मोशन क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, वही हमारा सर्कुलर मोशन है। तो अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटर से जो फोर्स लगती है सर्कुलर मोशन में, वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे कि एग्जांपल में ले तो जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूम रहे हैं, तो एक सन जो है वो एक उस पर, जो सन है और जो प्लैनेट है, तो उस पर एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से उस पर घूम रहे, एक सेंटर से एक फोर्स लग रहा है। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो ये हमारा बीच में प्लस चार्ज होता है, और इसके अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगता है इसके बीच में, वो सेंटर से होते हुए लगता है। तो वही हमारा क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। या फिर आपने कभी धागे में, अगर हम स्ट्रिंग में एक स्टोन बांध के उसे ज़ोर से घुमाते हैं, तो हमारे जो हाथ पे जो फोर्स लगता है, वो सेंटर से जो पूरी थ्रेड पे, स्ट्रिंग पे फोर्स लग रहा है, वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स ही हो गया। और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है, mv² अपॉन r होता है, ठीक है। तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, वो है द मोशन ऑफ अ कार। तो दो तरीके से पढ़ेंगे, एक लेवल रोड और एक बैंकेट रोड। तो लेवल रोड पढ़ते हैं, मतलब स्ट्रेट रोड पे। तो जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में मैंने ऊपर बताया, तो हमारी जो एक ये जो कार है, ये हमारा जो सर्कुलर ट्रैक है, ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो इस पे जो हमने मान लिया कि हमारी कार जाएगी, तो ये कार इस वक्त यहाँ पे है। तो पहले हम ये देख लेते हैं इस पर कौन कौन सी फोर्स अप्लाइड हो रही है। तो जैसे कि मेरी कार है, इस पर पहली बात तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, वेट है कार का, तो mg हो गया। इधर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल लग रहा है इस पर, और ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट दोनों इस वक्त बैलेंस है, तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमारा mg के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो जो हमारी कार है, इस पे अब यहाँ से देखो, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई स्ट्रिंग से बंधी हुई है कार, तो जो ऐसे करके ये मूव कर जाएगी, ना ही कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा कुछ लग रहा है इस पर। तो इस पर क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इस पर फोर्स कौन सा अप्लाइड हो रहा है, इस पर हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अगर इस पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड नहीं होता, तो किस स्पीड से आके और फ्रिक्शनल फोर्स ना अप्लाइड होता, तो न जाने कहाँ चली जाती, कहाँ डूब के मर जाती, पता नहीं, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, तो हमें इसके लिए क्या निकालना है, हमें इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, जिससे हमें पता चले कि हमें कितनी स्पीड से इस कार को लेके आना है, जिससे कि ये सर्कुलर ट्रैक अपना क्रॉस कर ले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3 फोर्स एक्ट हो रही है, मैंने बता दिया, वेट ऑफ द कार, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन हुआ नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि n इजिकल्स टू हमारा mg हो जाएगा, या फिर आप r इजिकल्स टू mg, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है।
तो आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं उसको। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारी या तो हमेशा लेस देन होगी या इक्वल होगी फ्रिक्शन के, ठीक है। अगर वो फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गई, फ्रिक्शन से वो ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, कार कहीं और निकल जाएगी, है कि नहीं, सर्कुलर ट्रैक से बाहर चली जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि हमारी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इक्वल होगी या फिर लेस देन होगी। तो यहाँ पे देखो, ये फोर्स है हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स ले लिया हमने। और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, हमने पढ़ा है लॉ ऑफ फ्रिक्शन में कि म्यू आर होता है, ठीक है। तो यहाँ स्टैटिक लग रहा है तो हमने म्यू एस लिख लिया है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r, मैंने ऊपर बताया था आपको। तो ये एक हमारी क्वेश्चन 1 तैयार हो गई। अब हमें क्या चाहिए थी, मैंने बताया था मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए थी, तो हम वेलोसिटी को इधर की तरफ लेंगे और अब वेलोसिटी इधर आ गई, म्यू एस एन, और आर हमारा इधर चला जाएगा। तो ये हमारी ये क्वेश्चन आएगी। उसके बाद म्यू एस एन को हम क्या लिख सकते हैं, एम जी के इक्वल लिख सकते हैं। ऊपर हमने बताया ना, आर इजिकल्स टू एम जी, एन इजिकल्स टू एम जी, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। उसके बाद एम से एम कट हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ म्यू एस आर जी बचेगा, ठीक है। और ये वी स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर रूट इस पर चढ़ गया, तो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, म्यू एस आर जी होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं इस टॉपिक पे फिर अलग से भी वीडियो बना दूँगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप बस मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और कैसी लगी वीडियो ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलो, सेकंड है हमारा सर्कुलर मोशन ऑन अ बैंकेड रोड। देखो, हो सकता है मैं इस पर थोड़ा ठीक से ना बता पाऊँ आपको, तो अगर आपको सही लगे तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं अलग से इन्हीं दोनों टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बना दूँगी। तो देखो, जैसे कि जो कार है वो एक बैंकेड रोड पे है, मतलब कि थोड़ी स्लाइडिंग वाली रोड पे है। तो हम जो इसमें एंगल लेंगे वो हमारा कौन सा लेंगे, ये वाला थीटा, ठीक है। अब हमारी जो कार की जो नीचे लग रही है वो हमारा वेट mg है, और उसका नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। हमारा नॉर्मल रिएक्शन n है, या r ले लो आप। तो जैसे एक बात आपको पता होगी कि अगर हम कोई हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर है और उसे डिवाइड किया जा रहा है, तो जो अगर थीटा है तो जो थीटा वाली साइड होगी उस पर कॉस थीटा आएगा, और जो बची हुई होगी उस पर साइन थीटा आएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा यहाँ से देखे तो यहाँ पे ये z बन रहा है, तो ये वाला थीटा हमारे यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो इसे, तो ये थीटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे z बन रहा था तो यहाँ पे ये थीटा आ गया। उसके बाद ये एक परपेंडिकुलर बन रहा है और एक ये दूसरा परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ थीटा है और ये पूरा हमारा 90 का है, तो ये 90 और में से ये थीटा हो गया, तो ये बचा कितना, 90 माइनस थीटा बचा, है कि नहीं। और ये पूरा, अब इसे देखो, इस वाले को देखो अब, तो अब ये वाला है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये कितना बचा, थीटा। तो ये दोनों हमारे इसमें थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस पर थोड़ा ठीक से लिखा नहीं जा रहा है इस वाले पेन पे, तो आप देखो, लेकिन यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा थीटा ही हो जाएगा फिर से, ठीक है। अब अगर वही जो मैंने भी आपको बताया उसके हिसाब से देखें तो नॉर्मल रिएक्शन के रिजॉल्व करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो थीटा वाली साइड पे ये n cos थीटा हो जाएगा और अदर साइड पे ये n sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर फ्रिक्शन में देखा है तो ये हमारा जो थीटा है, थीटा वाली साइड पे ये f cos थीटा हो जाएगा, और उस वाली बची हुई साइड पे ये f sin थीटा हो जाएगा। तो ये डायग्राम आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आप देखो, जैसे कि एक तरीके से मैं बता दूं आपको, ये कुछ इस तरीके से हुआ, तो हमारा ये mg वेट हो गया, ठीक है। और हमारा नॉर्मल रिएक्शन n cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे n sin थीटा और f cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे f sin थीटा,
तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एफ कॉस थीटा और एन साइन थीटा दोनों आ रहे हैं। तो वहाँ पे हमें सिर्फ लेवल रोड वाले पे हमें सिर्फ फ्रिक्शन निकालना था, सिर्फ फ्रिक्शन था हमारे पास, एक फ्रिक्शन फोर्स था हमारे पास। लेकिन इसमें हमारा नॉर्मल रिएक्शन भी हमें लग रहा है, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो जो हमारा एन कॉस थीटा है, ऊपर देखें तो ये हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है और जो फ्रिक्शन है फोर्स, वो दोनों बैलेंस हो रहे हैं। तो सॉरी, जो एन कॉस थीटा है वो हमारा किस किस के इक्वल आ रहा है, एक तो फोर्स के, सॉरी फ्रिक्शन के और वेट के। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे एन कॉस थीटा एम जी प्लस फ्रिक्शन साइन थीटा। ठीक है, अब आगे देखो, अब ये जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स थी वो किस किस पे डिपेंड कर रही थी, एक तो फ्रिक्शन पे और एक हमारी नॉर्मल रिएक्शन में, जैसे मैंने उसमें बताया था ना ऐसे करके आपको। तो ये दोनों पे डिपेंड करी, तो हम इसे कैसे लिख लेंगे, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो जैसे कि हमें वी के फॉर्म में ही चाहिए था, हमें इसकी भी वी निकालनी है, तो उससे पहले हमें एन निकालना होगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन जो है उसे कैसे और लिख सकते हैं, देखो फ्रिक्शन को हम क्या लिख सकते हैं इसमें, म्यू आर या म्यू एन कुछ भी लिख लो, म्यू एन साइन थीटा। ठीक है, तो उसके बाद हमने एन इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, तो हमारा एन कॉमन आ गया, फिर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बचा इज इक्वल्स टू एम जी। तो इससे हमारी एन की कुछ वैल्यू आ गई। उसके बाद हम इक्वेशन 2 को कैसे लिख सकते हैं, फिर से देखो इक्वेशन 2 ये वाली, इसमें आपने इसमें भी एफ को क्या लिखा, म्यू एन लिख दिया। उसके बाद एन की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एन साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, एम जी और साइन थीटा प्लस एन कॉमन ले लिया इसमें से। उसके बाद क्या बचा इतना, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। तो हमारा एन कॉमन आ गया, तो एन की जगह हमने क्या लिख लिया, एम जी, और अंदर क्या बचा, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। एम से एम कट गया और वी हमारा इधर रहेगा, फिर हम आर को उधर भेज देंगे, तो हमारा ये बनेगा कुछ फॉर्मूला। अब साइन में निकालो फिर कॉस में निकालो, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम इसे कैसे करके निकाल लेंगे, साइन को हम कॉस, पूरे इक्वेशन को हम कॉस से डिवाइड कर दें तो वो एक फॉर्म में चेंज हो जाएगी, वो क्या होता है 10 में। तो आप इसको चेंज करो, तो साइन अपॉन कॉस 10, कॉस से कॉस गया 1, कॉस से कॉस गया बचा फिर से 1, और साइन 10। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब वही अगर आप इसमें वी से वी का निकालें तो इस स्क्वायर हटा देंगे तो इस पूरे पे अंडर रूट चल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो गया है। मैंने बहुत हद तक कोशिश की है कि मैं आपको ये समझा सकूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, नोट्स अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको भी मेरी नोट्स जल्दी जल्दी मिल सके। और इसके बाद में जहाँ तक है केमिस्ट्री का वीडियो बनाऊँगी चैप्टर 5 का, तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर किसी इन दोनों टॉपिक्स पे, एंडिंग के टॉपिक्स पे अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं फिर आपको पूरा से अच्छे से एक्सप्लेन और करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।